सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। हमारे कॉलोनी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। हम लोग आपस में उसमें बातें करते रहते हैं। आज सुबह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज आया। मेरे एक मित्र हैं, मेरे घर के पास ही रहते हैं। बात चल रही थी हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर, यहाँ के फाइनेंशियल हालात के ऊपर। और जब इन इन विषयों पर चर्चा हो तो अडानी अंबानी का नाम आना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन उन्होंने एक मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने कहा था कि अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन कोई मुझे ये सुझाव दे कि मैं आज जितना गरीब हूँ, इससे ज़्यादा मैं और गरीब ना हूँ। वैसे तो ये हँसकर टाल देने वाली बात थी, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, तो शायद ये बात हम सब पर यहाँ लागू होती है। आप थोड़ा-सा सोचिए कि पिछले 5-6 वर्षों में आपकी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें सुधार हुआ है या फिर वो नीचे की तरफ गिरी है? क्या महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपका घर चलाने का जो बजट था, वो भी अब डगमगा रहा है? महँगाई किस कदर बढ़ती जा रही है, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में ये डिबेट शुरू हो गई है कि 15, 20 या 25 लाख रुपया सालाना कमाने वाले हमारे प्रोफ़ेशनल्स जितने भी हैं, वो भी अब मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। एक टेक्निकल इंजीनियर जो पूना में जिसकी सैलरी 18 लाख रुपया सालाना थी, वो बैंगलोर शिफ्ट किया 25 लाख सालाना सैलरी पर, जो कि बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसको ये लगा कि ये मेरा निर्णय गलत था। उसने इस पर खेद व्यक्त किया कि यहाँ पे मैं अपना घर नहीं चला पा रहा हूँ। इसी बहस में ये सब जुड़ गया कि इंडिया की मिडिल क्लास की डेफिनीशन क्या है? कौन है वो मिडिल क्लास? और कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि हमें ये ढोंग रचाना बंद करना चाहिए कि इंडिया की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, यहाँ पे केवल अमीर क्लास है और गरीब क्लास है। इकोनॉमिक टाइम्स में अभी एक दिन पहले ये आर्टिकल भी छपा है जिसमें ये पूरा एनालिसिस किया गया है कि इंडिया की मिडिल क्लास किस तरह से महंगाई से जूझ रही है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा-सा धीरज रख लेते हैं, मोदी जी कह रहे हैं, देश हित में हम लोगों को काम करना चाहिए तो थोड़ी-सी सैलरी में कट ले लेते हैं, नहीं भी कुछ बढ़ा तो क्या है, हमारे देश को तो फ़ायदा होगा क्योंकि इस समय देश एक मुश्किल दौर से निकल रहा है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि अभी 2 दिन पहले जब लोकसभा सभा के अंदर इतना हंगामा हो रहा था, कोई काम नहीं चल रहा था, सब एमपीज़ ने मिलके बड़ी शांतिपूर्वक अपनी सैलरी 24% से बढ़ा दी। जिस एमपी को 1 लाख रुपया मिलता था पहले, उनको अब 1,24,000 रुपया मिलेगा और इसके साथ-साथ उनके जितने भी अलाउंसेस थे, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। और इसके साथ-साथ ही जितने भी हमारे बाबू हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, लगभग उनकी संख्या 48.6 लाख के करीब है। वो सब उन सब की सैलरी भी बढ़ती रहती है। और हमारे डिफेंस सर्विसेज के जितने अफ़सर हैं या रिज़र्व फोर्सेस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, इन लोगों की भी सैलरी लगातार बढ़ती रहती है। ये होता है डीए के ज़रिए। डीए है डियरनेस अलाउंस यानी कि महँगाई भत्ता। ये आप देख लीजिए मैंने 2016 जनवरी से प्लॉट किया है। हर 6 महीने में महँगाई भत्ता कंप्यूट किया जाता है और इस इन सारे एम्प्लॉइज़ की उस हिसाब से सैलरी बढ़ जाती है। बीच में जब कोरोना था ये 1.5 साल नहीं बढ़ा, उसका कंपेंसेशन अगले साल दे दिया गया था। आज ही शायद अश्विनी वैष्णव जी पता नहीं वो क्यों बीच में आ गए, वो कहते फिर रहे हैं कि मोदी जी का धन्यवाद 2 प्रतिशत डीए बढ़ा दिया है। हालाँकि ये डीए 1 जनवरी से ये इसकी घोषणा की गई थी। आज घोषणा ये है कि ये पेमेंट दे दिया जाएगा। तो ये लोग भी इनको भी महँगाई का असर नहीं पड़ता है। एवरेज अगर आप देखेंगे तो हर 6 महीने में 3% डीए बढ़ रहा है, यानी कि साल में इनकी तनख्वाह लगभग साढ़े 6% बढ़ जाती है।
हमारे यहाँ जितने भी सरकारी नौकरी में लोग हैं, वो चाहे एक्टिव सर्विस में हों या रिटायर्ड पेंशनर हों, वो कुछ किसी हद तक महंगाई से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये करीब 1 करोड़ के करीब इनकी संख्या है। बाकी सारा देश, वो अपने ऊपर उसको जूझना होता है, वो अपना हिसाब खुद देख ले, महँगाई बढ़ रही है तो आप अपने खर्चे कम कर लीजिए या जो भी आपको करना है कर लीजिए, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है। तो एक तरफ तो ये सच्चाई है कि हमारे देश की मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और गरीब सब लोग अपनी तरह से महंगाई से जूझ रहे हैं। लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है, उधार लिया है बैंक से वो वापस नहीं हो रहा है, गोल्ड लोन लिए उनमें डिफ़ॉल्ट हो रहा है। यूँ समझिए कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन इस सब से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार, बीजेपी के भक्त लोग सभी ये चाहते हैं कि हम मोदी जी को बधाई दें। तो चलिए हम भी बोल देते हैं कांग्रेचुलेशंस मोदी जी। आप सोच रहे होंगे कि हम मोदी जी को किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं। अब वैसे तो मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनका भगवान से सीधा संबंध है, विश्व गुरु हैं, अब ऐसे व्यक्ति को बधाई क्या देनी। लेकिन बात मैं यहाँ कर रहा हूँ इस न्यूज़ आइटम आइटम की जिसमें ये लिखा हुआ है, भारत हुआ मालामाल, जीडीपी हो गई 4.3 ट्रिलियन डॉलर, जानिए कब अमेरिका और चीन से आगे निकलेगा। इंडिया's जीडीपी reached 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को दुगने से भी अधिक करके G7 और G20 और ब्रिक्स के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब इस विषय को लेकर हमारी पूरी गोदी मीडिया और मोदी समर्थक प्रेस ने क्या बढ़िया हेडलाइंस लेके ये खबर छापी है। हिस्टोरिक माइलस्टोन एज इंडिया क्रॉसेस 4 ट्रिलियन, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है कि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर पार कर गई। At 4.3 trillion, India's GDP doubles in 10 years. 4.3 ट्रिलियन डॉलर हमारी जो इकोनॉमी हुई है वो पिछले 10 सालों में दुगनी हो गई है। बीजेपी की भक्त ब्रिगेड तो इस खबर को बढ़ चढ़कर फैलाएगी ही। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आजकल बेकार बैठे हुए हैं, किसी जमाने में मंत्री हुआ करते थे। उनका काम केवल ये रह गया है कि जो भी बीजेपी आईटी सेल उनको कहे, वो उसे बगैर सोचे समझे या बगैर पढ़े उसको रीट्वीट कर दे। इनमें से एक है प्रकाश जावड़ेकर जी। उनकी ये मैं ट्वीट यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो यहाँ पर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जीडीपी को वो पकड़ कर रखा हुआ है। अभी 5 मार्च को एक भाषण में उन्होंने फिर से ये ऐलान कर दिया है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर पार कर जाएगी। तो एक बार फिर हम लोग उस समय मोदी जी को मुबारकबाद अवश्य देंगे। हालांकि मैं नहीं चाहता इस रंग में भंग डाला जाए, लेकिन फिर भी आपको डेटा तो मैं दिखाऊंगा ही कि असलियत क्या है। सबसे पहले जो इस ग्राफिक्स में कहा गया है, जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने फॉरवर्ड किया है और बहुत सारे बीजेपी वाले इसी ग्राफिक्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भारत की जो 10 साल की ग्रोथ है जीडीपी की, उससे दुनिया चौंक गई है। इट हैज स्टन द वर्ल्ड। अब आप इस ग्राफ में भारत की जीडीपी देख लीजिए। 2004 से 2025 तक यहाँ मैंने प्लॉट की है। 2004 में हमारी जीडीपी थी 0.7 ट्रिलियन डॉलर। 2014 में ये बढ़कर हो गई 2.04 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि मनमोहन सिंह के टाइम में ये लगभग 3 गुना बढ़ी थी। मोदी जी के टाइम में 2015 में हमारी जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस की और अब ऐसा माना जा रहा है कि 4.3 ट्रिलियन डॉलर 2025 में हो जाएगी। तो ये जीडीपी की ग्रोथ केवल दुगनी हुई है, 100% ग्रोथ हुई है। वहां पे 200% ग्रोथ हुई है। तो कौन ज्यादा बेहतर था हमारी इकोनॉमी के लिए, ये डेटा आपके सामने है। तो कौन सी ऐसी दुनिया थी जो इस ग्रोथ से चौंक गई, इसका अंदाजा अब आप खुद ही लगा लीजिए। अब इस हेडलाइन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं जिसमें कहा गया है कि G7
और G20 और ब्रिक्स के सभी देशों को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। न्यूज आइटम था भारत हुआ मालामाल, जीडीपी हो गई 4.3 ट्रिलियन डॉलर। एक तरह से ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि अगर भारत मालामाल हो गया है तो मोदी जी शायद अब हमारे वो 15 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में अवश्य डाल देंगे। अब भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर पार कर गई, ये कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है। पहले भी ऐसे माइलस्टोन्स आ चुके हैं। हाफ अ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुई थी 2002 में, 1 ट्रिलियन हुई 2007 में और 2014 में हमने 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पार की थी। उस समय मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद 3 ट्रिलियन डॉलर हमने पार की 2021 में और अब 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर हमने पार की है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में कभी जीडीपी का जिक्र नहीं होता था। वो एक सिंपल सा फैक्ट है कि जीडीपी पब्लिक कंजम्पशन के लिए है ही नहीं। ये एक फाइनेंशियल पैरामीटर है जो सरकारें अपने आर्थिक स्थिति को नापने के लिए ये मॉनिटर करते हैं। आप खुद देख लीजिए कि जब हम 3 ट्रिलियन डॉलर हुए और अब 4 हुए, आपके लाइफ़स्टाइल में क्या फ़र्क पड़ा है? आपको क्या लगा है कि आपका लाइफ़स्टाइल एकदम से बढ़ गया है, चीज़ें बदल गई हैं? आपका पर्सनल लाइफ़स्टाइल और जीडीपी में बहुत कम रिश्ता है। जो सही पैरामीटर होता है किसी भी देश के स्टैंडर्ड को नापने का, वो होता है जीडीपी पर कैपिटा। तो यहाँ मैंने ये टेबल दिखाया है G7 कंट्रीज की जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो ये बात ज़रूर है कि G7 कंट्रीज में से हम जापान और जर्मनी को छोड़ के बाकी सभी देशों से हमारी जीडीपी ज़्यादा है। लेकिन हमारी जनसंख्या इन सभी देशों से बहुत ज़्यादा है। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, उन सब में से हमारी ग्रोथ फिलहाल सबसे ज़्यादा है। यूएस की ग्रोथ पिछले साल 2.9% रही है और ये धीरे-धीरे बढ़ रही है। चाइना की भी ग्रोथ लगभग इसी के आसपास है। लेकिन जो असली पैरामीटर है और जिसके बारे में ना मोदी जी बात करते हैं, ना ही उनकी भक्त ब्रिगेड बात करते हैं, वो है पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी जिसे बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए फ्रांस की पर कैपिटा इनकम है $49,536, यूएस की $82,769 है और भारत इसमें कहीं भी नहीं है। हमारी पर कैपिटा इनकम केवल $2,940 है, 2,940 यूएस डॉलर्स के बराबर है। अब जीडीपी के आंकड़े कोई मतलब नहीं रखते हैं, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। आप में से काफी लोग गए होंगे, यूके गए होंगे, फ्रांस गए होंगे, यूएस गए होंगे, कनाडा गए होंगे। तो आप वहाँ का देख लीजिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, वहाँ रहन-सहन का तरीका देख लीजिए। तो अगर जीडीपी ही किसी देश में अमीरी डिफाइन करती, तो भारत में भी आज उसी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए थी। और अगर हम अपने देश के टॉप 10% अमीर लोग हटा दें, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम गिरकर हो जाती है $1,128, जो के बराबर है जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे कि सेनेगल, कैमरून, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, इनके बराबर हम पहुंच जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारा देश सेनेगल और कैमरून जैसा है, लेकिन हमारे देश में इनइक्वालिटी इतनी है कि अमीर लोग केवल 10% हैं और बाकी 90% लोग हमारे देश में गरीब हैं। और उसी वजह से मेरा मानना है कि जितनी भी महंगाई की मार है, ये उन्हीं लोगों पर ज़्यादा पड़ रही है। पर कैपिटा जीडीपी की रैंकिंग में हम 141वीं पोजीशन पर हैं 193 कंट्रीज की जो लिस्ट है उसमें 141 आउट ऑफ 193। ये लिस्ट आपको विकिपीडिया पर भी मिल जाएगी, आईएमएफ के साइट पर भी है। और इंडिया के जो नेबरहुड में अभी कंट्रीज हैं वो है इजिप्ट, निकारागुआ, अंगोला, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट, बांग्लादेश और पापुआ न्यू गिनी। इस तरह के कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी पर कैपिटा हमारे जैसी ही है।
और अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी पोजीशन लास्ट 10 साल में बढ़ी है, तो ऐसा नहीं है। हमारी ग्रोथ भी इन्हीं देशों के जैसी है, तो लगभग हमारी रैंकिंग जीडीपी पर कैपिटा में 140 के आसपास ही रही है। कंबोडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पिछले साल उसने हम लोगों को ओवरटेक कर लिया है। तो सवाल तो अब ये बनता ही है कि मोदी जी के 10-11 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रही है? हाउ इंडियाज़ इकोनॉमी हैज़ रियली फेयर्ड अंडर मोदी। मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ टाइम मैगज़ीन्स के आर्टिकल से, ये डेटा मेरा नहीं है। लेकिन आप खुद जाके ग्रॉक से या परप्लेक्सिटी से आप अब इस सवाल का जवाब माँग सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा। टाइम मैगज़ीन के अनुसार एक परसेप्शन सा क्रिएट किया गया है कि भारत में एक इकोनॉमिक मिरेकल आर्थिक जादू हो रहा है और ये बात इसलिए फैलाई जा रही है कि जितना भी डेटा है या जो इन्फॉर्मेशन है, वो सरकार कंट्रोल कर रही है। और फिर गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं रिजीम फ्रेंडली मीडिया, मोदी समर्थक मीडिया, ये उस बात को अच्छी तरह फैलाते रहते हैं। और फिर बीजेपी का आईटी सेल इसको ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर फैलाता है। तो ये लगने लगता है कि मोदी जी के 10-11 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही है। लेकिन कुछ फैक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि मोदी जी के सेकंड टर्म में जो लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रही है, जब से इंडिया ने अपने मार्केट्स खोले हैं 1990s में। और दूसरी चीज़ यहाँ बोली है कि पर कैपिटा इनकम जो पिछले 10 सालों में बढ़ी है, वो आधी गति से बढ़ी है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल, यानी कि 2004 से 2014 में जिस तेजी से हमारी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ी थी, उससे आधी गति से ही मोदी जी के 10 सालों में बढ़ी है। और ये बात आप लोगों को भी याद होगी कि जिस तरह से हम सभी का लाइफ़स्टाइल सन 2000 के बाद बदला था, वैसा बदलाव मोदी जी के कार्यकाल में नज़र नहीं आया है। भले ही नए एयरपोर्ट खुल गए हों और भले ही नए हाईवेज़ बन गए हों, लेकिन गरीब, गरीब होता जा रहा है और अमीर, अमीर होता जा रहा है। प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।